नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में खास तौर से कांग्रेस बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का विस्तार करने में जुटी हुई है। तमाम पुराने लोगों की घर वापसी करवा रही है, या यूं कहें कि आत्मविश्वास से लबरेज नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस कदर आत्मविश्वास से भर गई कि बीते कुछ दिनों में देखा कि उसको अपने सहयोगी दलों की भी चिंता नहीं है। वो उनसे भी एक कदम आगे बढ़ करके अपने आप को उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत दिखाने और दर्शाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। लगातार जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए चीफ है अजय राय, आपने देखा कि वो बहुत मुखर होकर के बयान देते हैं। उनके आने से पूर्वांचल में खास तौर से पार्टी को काफी बल भी मिला, और जब से उन्होंने कमान संभाली उसके बाद से वो लगातार एक के बाद एक तमाम दूसरे दलों से लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल भी करवा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में 3-4 बार बैठकों का दौर चला, जिसमें एक नई रणनीति पर भी चर्चा हुई। ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी को भी चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि ये बात पुरानी है, अजय राय पहले भी कह चुके हैं कि वो तो ऑफर कर चुके हैं सीट प्रियंका गांधी को कि वो वाराणसी से भी आकर के चुनाव लड़ सकती है। फिर बीते दिनों कुछ इस तरह की भी चर्चा हुई थी कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के लिए 5 सीटें तलाशी जा रही हैं। 5 विकल्प उनके पास होने चाहिए, जहां से उनकी मर्जी हो वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बदलते हुए परिवेश में जब आप देख रहे हैं कि न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि राष्ट्रीय लोकदल, तमाम दूसरे छोटे छोटे दलों से भी लोग वापस आ रहे हैं। अजय राय ने बीते दिनों तमाम जो पूर्व नेता थे, जिला अध्यक्ष थे या दूसरे बड़े नेता थे जो अभी तक कह सकते हैं कि कहीं हाशिए पे पड़े हुए थे, उनको भी बुला करके उनसे भी संवाद स्थापित करने की कोशिश की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर सक्रिय रहते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा फोकस यानी पूरा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें और एक बड़ा लक्ष्य लेकर के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चल रही है। हो सकता है कि उसके सहयोगी दलों को आने वाले वक्त में कांग्रेस की इस तेजी से कुछ नुकसान हो या कुछ परेशानी हो, क्योंकि कांग्रेस इस बात को मानती है कि उसका जो मूल वोट बैंक था, दरअसल उसको क्षेत्रीय दलों ने ही उसको तोड़ करके आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कर दी है। तो अपने मूल वोट बैंक को वापस लाने के लिए भी वो प्रयास करेगी, जिसमें खास तौर से मुस्लिम है, पिछड़ा है, दलित है या सवर्ण समाज की तमाम सारी ऐसी जातियां हैं जिनको वो जोड़ना चाहते हैं। आपने बीते दिनों देखा भी कि आजम खान से मुलाकात करने के लिए अजय राय सीतापुर तक चले गए, और आजम खान की गिरफ्तारी के तत्काल बाद उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अब सावधान होने का वक्त आ गया है, उनको अपनी घर में वापस आ जाना चाहिए, यानी कांग्रेस उनका मूल घर है, उसमें वो वापस आ जाए। एक तरीके से समाजवादी पार्टी पर प्रहार, समाजवादी पार्टी को ये अच्छा भी नहीं लगा। खैर, ये एक अलग विषय है। लेकिन एक चर्चा बीते दिनों ये हुई कि उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार यानी पूरा गांधी परिवार उसका दम दिखना चाहिए, और कोशिश की जा रही है कि पूरा गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से चुनाव मैदान में हो। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में हमेशा से रही हैं, चुनाव जीतती आ रही हैं। इस बार थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य को लेकर के कई तरीके की बातें की जा रही हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो क्या रायबरेली प्रियंका गांधी शिफ्ट हो सकती है? राहुल गांधी अमेठी वापस जाएंगे? बीते कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा फीडबैक भी लिया गया दोनों ही जिलों के, दोनों संसदीय क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से। अगर ऐसी स्थिति बनती कि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, राहुल गांधी अमेठी जाते, तो प्रियंका के लिए अलग सीट तलाशी जाएगी। तो आखिर इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, और क्या बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का ये अति आत्मविश्वास क्या उसके सहयोगी दलों को भी रास आएगा? आज इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आपका उन सभी से परिचय करवा देते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। डॉक्टर अणु प्रसाद कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रही है। तारिक साहब तो समाजवादी पार्टी के, वो भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनकी समझ के हम सभी लोग कायल हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। अनु प्रसाद जी अभी मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही है। मैं चाहता था कि आज की डिबेट की शुरुआत मैं उन्हीं के साथ करता, लेकिन चलिए जब तक अनु प्रसाद जी जुड़ती हैं हम, चलिए अनु प्रसाद जी जुड़ गई। अनु प्रसाद जी आपका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिसके अनु प्रसाद जी से संपर्क टूट गया। कृष्ण मोहन जी, मैं सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार एग्रेशन में नजर आ रही है, एग्रेसिव भूमिका में है, आपने देखा बीते दिनों समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल के भी तमाम सारे नेताओं को तोड़ करके उन्होंने ज्वाइन करवा लिया। बसपा से हालांकि निष्कासित थे इमरान मसूद, लेकिन वो भी
इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ है, वो पहले भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफें करते रहे। कांग्रेस और साथ साथ गांधी परिवार के, पूरे गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में उनकी एंट्री एक साथ अगर पूरा गांधी परिवार आता है, ऐसी स्थिति में क्या आकलन करती है भारतीय जनता पार्टी कि ज्यादा नुकसान किसको हो सकता है अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है? क्या इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल यानी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को, या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है कांग्रेस? कृष्ण मोहन जी। मतलब देखिए, एक बात स्पष्ट कर दो कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जो एग्रेसिव मूड में है, ये बाकी लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की स्पष्टता है और भारतीय जनता पार्टी जानती भी है और पूरा प्रदेश भी जानता है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन की तलाशने के लिए यहाँ पे आ रही है। उसको पता है, या देश के जो भी राजनीतिक दल है उनको पता है कि देश की जो सत्ता है उत्तर प्रदेश के गलियारे से होके गुजरती है। यदि हमें देश को पता करना है तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर से होके ही गुजरना होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह भी पता है कि ये वही उत्तर प्रदेश से जो लंबे कार्यक्रम तक उनको सेंट्रल में केंद्र की सरकार में उनको सत्ता देने दे रहा, परंतु इनके कार्यशैली के कारण या इनके जो अपराध थे, भ्रष्टाचार थे और जो आतंकियों भ्रष्टाचारियों के प्रति स्नेह था और बार बार गरीबी हटाओ का जो नारा बार बार देते रहे और गरीबों को हटाने के लिए इन्होंने जो क्रम किया, इसको पूरे प्रदेश और देश ने देखा। उसका प्रतिफल यह रहा कि उत्तर प्रदेश नहीं वरन देश के सारे राज्यों से इनका लगभग समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश में अब इनको दिख रहा है कि एक वर्ग ऐसा है जो सपा और बसपा अब मोह का भंग हो चुका है और जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की विरोधी दल रहे हैं, विरोधी लोग विचारधारा के लोग रहे हैं, उनको सपा और बसपा से मोह भंग होने के बाद से उनको कांग्रेस एक ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस उनके साथ कांग्रेस से तो खड़े हो सकते हैं। कांग्रेस को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो एक वर्ग था जो सपा बसपा के साथ तो था, मजबूरी में था और यदि विचार वैचारिक रूप से था वो कांग्रेस का विरोधी विचार था। उत्तर प्रदेश में जो सपा और बसपा के साथ लोग गए वो कांग्रेस के विरोधी लोग थे। हाँ, हमारे साथ नहीं आए अलग विषय था, परंतु वो विरोधी सपा कांग्रेस के ही थे। अब सपा और बसपा का जो उद्भव था, उद्भव के पीछे एक कारण था कि जो उनकी निजी मांगे थी, जो उनके सामाजिक मांग थी, उसकी पूर्ति सपा और बसपा भी नहीं कर पाई जैसे कि कांग्रेस नहीं कर पाई। परंतु इन पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उनके मूल मांग थी, शायद उस मांग से कहीं ज्यादा हम देने का प्रयास किए। अब वो वोट जो कि लगता था कि दूसरे तरफ सीटों का भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़ा हुआ है, परंतु कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सपा और बसपा से जो वोट हटे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश में खड़े हो सकते हैं। परंतु सत्यता यह है कि वो जो उनकी अकुलाहट है वो शायद पूर्ण ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से, अपने मन से, कर्म से, वचन से और अपनी कार्यशैली से उस वोट को अपना बना चुकी है। और हम सिर्फ कार्यशैली से ही नहीं, हृदय से ऐसे लोगों को स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोगों को स्वीकार करके वोट में ही नहीं अपना बना चुकी है और आने वाला वो परिणाम आपको 2024 में दिख जाएगा। डॉक्टर अरुण प्रसाद जी, कांग्रेस अति आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है, क्या वजह है? क्या आपको लग रहा है गांधी परिवार को पूरा एक साथ, एक अरुण प्रसाद जी से बार बार संपर्क टूट जा रहा है। तारिक साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से एग्रेशन में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो इंडिया के जो दूसरे घटक दल है, जो सहयोगी दल जिनको हम कह रहे हैं, एक तलखी की वजह क्या ये भी आपको लगती कि जब से अजय राय जी आए, उन्होंने संगठन को एक्टिव करना शुरू किया, वो उन्होंने आते ही कहा कि नहीं वो राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे, सोनिया गांधी ऑलरेडी रायबरेली से, यानी पूरा गांधी परिवार पार्टी में एकजुटता, संगठन को लेकर के उसके विस्तार की लगातार कोशिशें। तारिक साहब, क्या लग रहा है आपको कि इन हालातों में क्या कांग्रेस अपने सहयोगी दलों की परवाह करेगी या उनको पीछे ढकेलते हुए आगे निकलने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये बात तो सच है कि जो समाजवादी पार्टी से संबंध में कुछ गिरावट आई या खराबी आई, कह ले जो भी वर्ड यूज कर लें उसको, वो अजय राय साहब के स्टेटमेंट उसके काफी हद तक जिम्मेदार हैं। क्योंकि जो बातचीत हुई थी वो केंद्रीय नेतृत्व से हुई थी, उसमें अजय राय साहब कहीं थे ही नहीं। अब उनको अध्यक्ष बना दिया गया, लोगों को पार्टी ज्वाइन करना, इधर उधर जाना, ये चलता रहता है राजनीति में, लोग जाते भी हैं। लेकिन गठबंधन होने के बाद जो कुछ हुआ वो अच्छी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली पे ही सवाल उठा लेना वो भी अच्छी बात नहीं है गठबंधन।
यहां पर तीन तरीके के लोग हैं कांग्रेस में। एक शीर्ष नेतृत्व जो प्यार बरसाता है हम लोगों के ऊपर, दिल्ली जिसको कहता हूं मैं। दूसरा लखनऊ, जिसके मुंह से प्यार नहीं, जिसके मुंह से झगड़े की भाषा दिखाई देती है। और तीसरे जो प्रवक्ता लोग हम लोग के साथ बैठते हैं, उनके मुंह से भी हमको प्यार ही नजर आता है कि नहीं, हम लोग सब एक हैं। ये तीन तरीकों की बातों में बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है कि मौजूदा स्थिति है क्या, मगर बेहतर नहीं है। क्योंकि हमने कांग्रेस की तरफ से, हमने अपनी तरफ से बहुत भरपूर कोशिश की कि सब चीजें सामान्य रहें और मध्य प्रदेश में भी गठबंधन हो, लेकिन नहीं हो पाया। अब आगे की स्थिति क्या बनती है, गठबंधन में अभी समाजवादी पार्टी है, लेकिन आगे की स्थिति क्या बनती है, ये चुनाव के बाद जरूर इस पे विचार विमर्श होगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ, मुझे नहीं लगता कि ये हेल्दी गठबंधन जिस तरीके से चल रहा था उसके लिए बहुत अच्छा एक संकेत है। दूसरी बात, जो आपने कांग्रेस की बात कही, उस पर एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। 18 में भी कांग्रेस जीती, छत्तीसगढ़ जीती, मध्य प्रदेश जीती, राजस्थान जीती, उत्साहित हो गई, जीती उत्साहित हो गई। लोकसभा में नतीजे क्या आए, कुछ और आए। देखिए, महत्व क्षेत्रीय पार्टियों का अपना अलग है, उसको समाप्त ना भाजपा कर पाएगी ना कांग्रेस कर पाएगी। जैसे ही आप उनके महत्व को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो दिक्कत समझ शुरू हो जाएगी। और उनको क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन निभाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो रोल अपना चाहेंगी लोकसभा में भी, वो रोल अपना चाहेंगी विधानसभा में, कोई भी हो। ये परिस्थितियां बीजेपी के साथ भी रहती है। चौटाला इनके विपरीत दिशा में लड़ रहे हैं वहां राजस्थान में, हरियाणा में दोस्त है, गठबंधन में साथ में, तो ये सबके साथ है। लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। खैर, आप लोग करते हैं तो हम जवाब देते हैं, उसका खुल के जवाब देते हैं। अब यह स्थिति है। कांग्रेस हमेशा हर चुनाव से पहले एक तरीके का ऐसा माहौल दिखता है कि अब कांग्रेस आ गई आ गई आ गई आ गई, आने वाला है, ऐसा वैसा। और उसके बाद जब नतीजे आते हैं तो बहुत ज्यादा कांग्रेस को कुछ दिखता नहीं है। मेरा ये एनालिसिस है, एज अ समाजवादी प्रवक्ता नहीं, मैंने स्टडी किया है कांग्रेस की। जब आप पोलिंग का डिटेल आप पढ़ेंगे तो विधानसभा से पहले बड़ा चुनाव में लगेगा कि अब इनका मामला आ गया, वापसी कर रहे हैं, दे आर कमिंग बैक। लेकिन असलियत में कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ग्राउंड लेवल पे अगर पार्टियां मजबूत हुई हैं तो समाजवादी पार्टी क्या आधे घंटे मजबूत हो गई? 300 साल लगे। उसके कार्यकर्ता है, उसके नेता है, उसका सेटअप है। आप कैसे उसको अंडर एस्टिमेट, अजय राय एक आके उसको अंडर एस्टिमेट कर लेंगे? ये सोचना भी गलत है। अजय राय को तुरंत केंद्रीय नेतृत्व को चुप कराना चाहिए कि भैया, हम लोगों ने गठबंधन किया है, हम लोकसभा चुनाव साथ में लड़ना चाहते हैं, आपको इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। लगातार मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक सभा के, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से, अरे भैया, हम लोगों ने कस्में खाई थी कि हम लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे, आपने हम ही को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, तो बड़ी उहापोह की स्थिति बन गई। हम लोगों को खुद नहीं समझ में आया। हम लोगों ने तो बाकायदा पार्टी से पूछा कि हम क्या रिस्पॉन्ड करें। यहां पर मेरा ये मानना रहता है कि प्रवक्ताओं को बहुत इत्मीनान से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और मेरा रिस्पॉन्स सिर्फ यहां ये है कि ये स्टेटस बना है वैसे ही बना रहे, हम गठबंधन में साथ में रहे, लेकिन संकेत अच्छे नहीं है। मुझे बड़े भारी मन से ये कहना पड़ रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये चाहता हूं कि गठबंधन बने, लेकिन मुझे भारी मन से कहना पड़ रहा है कि संकेत अच्छे नहीं। संकेत अच्छे नहीं है डॉक्टर अरुण प्रसाद जी। अति आत्मविश्वास आपका आपके ही सहयोगी दलों पर भारी पड़ रहा है। और जैसा तारिक साहब कह रहे हैं कि आप जो क्षेत्रीय दल है उनके महत्व को नकार करके, उनको इग्नोर करके आप देश के लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें बहुत कुछ हासिल करने की स्थिति में नजर नहीं आती। फिर भी अति आत्मविश्वास से भरे हुए आप लोग। सबसे पहले मानस जी, देश की जनता को मेरा नमस्कार। मानस जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। जी जी। देखिए मानस जी, सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि गठबंधन जो है वो वरिष्ठ नेतागणों के बीच में हुआ है। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी और भी जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, तो इन सभी लोग में बहुत समझ के साथ गठबंधन को एक मोड़ दिया गया है और गठबंधन किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि
किसी एक व्यक्ति के किसी बात को कहने से ना तो इसमें कोई टकराव हो सकता है और ना ही इससे कोई गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। जिसका जो सवाल है उसका अपना व्यक्तिगत है, तो इस पे मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहती, ना ही मैं किसी तरीके का कोई इस पे टिप्पणी करना चाहती हूँ। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि जितने भी वरिष्ठ हैं वो अपने सोच समझ के इन चीजों पे कार्य कर रहे हैं। जहां पर भी कोई ऐसी बातें उपस्थित या हो रही हैं आपस में, तो उस पे भी चर्चाएं हो रही हैं और उस पे बहुत सहमति के साथ उस चीजों को खत्म भी किया जा रहा है और बहुत समझ के साथ इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और ये आगे बढ़ेगा। जैसे राहुल गांधी जी ने भी अभी कहा कि हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, तो यही उम्मीद हम सभी से करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो बार बार यही कहती है कि हम बड़ा दिल दिखाते हैं और बड़ा दिल दिखाते हुए हम सभी गठबंधन के जितने भी अलायंस पार्टी हैं हम सभी को साथ लेके चलते हैं और चलते रहेंगे। और जो छोटी बहुत नोकझोंक है उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। सभी लोग अपना अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें और करते भी है। और कांग्रेस पार्टी की जो तैयारियां हैं मानस जी, वो जमीनी स्तर पे लोगों को दिख भी रहा है और बहुत तेजी से कांग्रेस पार्टी अपना काम भी कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं हाल ही में दलित गौरव संवाद जो ये कार्यक्रम चल रहा था, ये बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि वो दलित जो एक बहुत बड़ा एक वर्ग है, वो जो इस समय कहीं ना कहीं दुखी है, परेशान है, इस समय अपने वर्तमान सरकार को देखते हुए उनके नीति नियम कानून जिस तरीके से लगातार आरक्षण से लेकर संविधान को खत्म करने की जो ये भाजपा सरकार कोशिश कर रही है, उनकी तकलीफों को हम जानने का जो प्रयास कर रहे थे वो कहीं ना कहीं सफल भी है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर तक इस कार्यक्रम में लोग भागीदारी भी लिए, पूरा फॉर्म भर के दिए कि उनको क्या क्या दिक्कतें हैं आरक्षण से लेकर नौकरी, भ्रष्टाचार, महंगाई और इन सभी तरह के बहुत सारे फॉर्म पे इस तरीके के सवाल हम लोग को मिले और उनकी मांगे हैं कि अगर कांग्रेस आती है, अगर जनता ये पूछ रही है और जनता ये कह रही है कि, और हमने भी उनसे आश्वासन किया है, कहा है कि अगर आपका आशीर्वाद प्यार मिला तो इन सभी समस्याओं पे हम बहुत तेजी से हम इन समस्याओं को खत्म भी करेंगे। जो समस्या इस समय ये बहुत बड़ा वर्ग बर्दाश्त कर रहा है और उसको वो झेल रहा है। दूसरा, जातिगत जनगणना की जो हम बात करते हैं कि जनता का आशीर्वाद मिला, 2024 में कांग्रेस आई तो हम जातिगत जनगणना पे सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि ये सबकी मांग है, ये किसी एक जी। अभी सवाल ये नहीं कि आप क्या करेंगी, सवाल पहला ये है कि आप बीजेपी को हरा के वहां तक पहुंचेंगी कैसे, लोकसभा पर काबिज कैसे होंगे आप। और मानस जी, मैं उसी पे तो चर्चाएं कर रही हूँ, मैं वही तो बता रही हूँ, हमारी रणनीति जो है हम उसी को तो बता रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात कर सकती हूँ कि कांग्रेस किन रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रही है और सभी पार्टी जिस जिम्मेदारी के साथ अगर वो गठबंधन में रहना चाहती है, वो उनका अपना एक निजी मैटर है। मैं नहीं बता सकती अलायंस की बाकी पार्टियां किस तरीके से काम करेंगी या करना चाहती है, कांग्रेस उनको नहीं निर्देशित कर सकती। हम सभी गठबंधन में है, स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस अपनी बात कर सकते हैं कि हम क्या रणनीति के साथ काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पे हमारा जो काम है वो दिख भी रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, लगातार लोगों से संपर्क हो रहा है। कांग्रेस वो सभी पिछड़े लोगों जो पिछले कांग्रेस में बहुत लंबे समय से बने थे पर किसी कारणवश वो कांग्रेस से कटे, मगर आज उन सभी से हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं, उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप हाल ही में ले सकते हैं कि रवि वर्मा जी जो अभी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, उनके माता पिता कांग्रेस के बहुत पहले सांसद रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, परिवार है जो टूटे थे कांग्रेस से, उन्हें हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मानस जी, ये बहुत सारी चीजें बहुत महत्व रखती हैं और हम लगातार कांग्रेस के लोग एक ही बात सबसे कहेंगे, जितनी भी अलायंस पार्टियां हैं, कि आप लोग का बहुत जरूरी है। जैसे अभी कहा गया कि संयम के साथ एंकर जितने भी प्रवक्ता उनको बात करनी चाहिए, तो ये बात सही है कि हम सभी लोग को बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का चयन भी करना चाहिए और बहुत सोच समझ के अपनी बातों को, खास तौर पे लाइव जब आप बैठते हैं तो बहुत सोच समझ के उन बातों को कहना चाहिए, क्योंकि आप प्रवक्ता है और आपकी बातों का एक महत्व है और उसका एक मैसेज जाता है जनता के बीच और बाकी लोग भी उसको एनालिसिस करते हैं। तो इन सब चीजों के साथ लोगों को बहुत सोच समझ के अपनी बात भी रखनी चाहिए। और जो कांग्रेस का स्टेप है मानस जी, मैंने बहुत क्लियर बताया
कि हमारा जो काम है हम लगातार कर रहे हैं, चौपाले भी कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हर एक चीजों पे चर्चाएं चल रही है, चाहे वो चाय पे चर्चा हो, चाहे वो लोगों से परामर्श लेने की बात हो। हम सिर्फ अपनी बातें थोप नहीं रहे हैं, हम लोगों से विचार कर रहे हैं, उनसे उनका विचार पूछ रहे हैं कि किस तरीके से, किन रणनीतियों के साथ हम काम को आगे बढ़ाएं। चलिए, विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए। विजय उपाध्याय जी, कांग्रेस आपको इन दिनों अति आत्मविश्वास में नजर आती होगी। आपने देखा कि लगातार जो सहयोगी दल हैं उनमें भी तोड़फोड़ जारी है, राष्ट्रीय लोकदल के भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। रवि वर्मा जिनका जिक्र किया, बड़ा नाम थे, वो भी उन्होंने भी ज्वाइन किया अपने परिवार के साथ। इससे पहले भी आपने देखा समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने भारतीय कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब एक चर्चा ये भी हो रही है कि जो पूरा गांधी परिवार है वो उत्तर प्रदेश में दस्तक दे, यानी अभी तक तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, हालांकि पिछली बार चुनाव हार गए, लेकिन इस बार दोबारा उनको कहा जा रहा है कि वो अमेठी से ही चुनाव लड़े। सोनिया गांधी रायबरेली से कोई परिस्थिति ऐसी बनती है तो उनकी जगह प्रियंका गांधी ले सकती है। अगर ऐसा नहीं भी होता और सोनिया गांधी फिर से मैदान में उतरती है तो भी प्रियंका गांधी के लिए कोई सीट तलाशी जा रही है। जो कांग्रेस के रणनीतिकार है वो मानते अगर पूरा गांधी परिवार एक साथ अगर उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा तो उसका एक बड़ा प्रभाव होगा। लेकिन इन सब के बीच जो सहयोगी दल है उनका क्या होगा, उनसे जिस तरीके की टकराव चल रहा है, उन हालातों में किसको फायदा किसको नुकसान। तो विजय उपाध्याय जी, आपसे हम समझना चाहते हैं कि ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बोल रहा है या ओवर कॉन्फिडेंस है। दूसरा ये कि अगर गांधी परिवार के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो वो किसको ज्यादा डैमेज कर सकती है, क्या भारतीय जनता पार्टी या अपने ही घटक दलों? देखिए, 1996 से सिलसिला है कि जब भी चुनाव नजदीक आता है 6 महीने पहले कांग्रेस बहुत सक्रिय होती है और वो सक्रियता धीरे धीरे उनकी बढ़ती जाती है, चुनाव तक काफी सक्रिय हो जाती है, लेकिन रिजल्ट अनुकूल नहीं आ रहा। इस बार फिर हम लोग देख रहे हैं एक एसिड टेस्ट पे गुजर रही है कांग्रेस। अभी अजय राय जी ने बैठक की थी और कहा था 5 महीने हम लोग बहुत पसीना बहाएंगे, ढेर सारे आंदोलन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। तो उन्होंने ऐलान कर दिया और कर भी रहे हैं, और वो दोनों तरफ से लड़ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी पे अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पे भी उतना ही अटैक कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा, इन तीनों के पार्टियों को देखें तो तीनों के डीएनए बिल्कुल अलग है। कांग्रेस की कमजोर होने का जो फायदा मिला वो सपा और बसपा को मिला, इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पनप नहीं पा रही है, क्योंकि सपा और बसपा यहाँ मजबूत है। आज के दिन में समाजवादी पार्टी के पास अपनी चुनाव चिन्ह पे जहां इन्होंने चुनाव लड़ा था 37.25% वोट 2022 के विधानसभा में आया था, और कांग्रेस को आया था 2.3%। तो इतना अंतर है। अब ये कांग्रेस अपने को मजबूत कैसे करेगी? दल बदल तो विधानसभा चुनाव के पहले भी हुआ था और दल बदल लोकसभा चुनाव के पहले भी हुआ था। लोग कांग्रेस में आते हैं। राज बहादुर तो हमें लगता है दूसरी बार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जो बीएसपी के ओरिजिनल नेता थे। इस तरह से बहुत से नेता हैं एक्चुअली, जो जिन नेताओं का बहुत कमजोर हो गए जो नेता, और जिन्हें लगा कि हम कांग्रेस में जाएंगे तो कुछ फायदा होगा। नसीमुद्दीन को आप देख लीजिए, कितनी चर्चा उनकी रह गई है। तो बहुत ही कांग्रेस पार्टी में बहुत सी दुश्वारियां और दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें कई स्तरों पे हैं और वो विश्लेषण करने का यहाँ शायद आपका ये शो नहीं है कि हम उस पर विश्लेषण करें कि कांग्रेस में क्या दुश्वारियां। लेकिन देखिए, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और लीडरशिप, इसमें बड़ा अंतर है, और ये अंतर कांग्रेस में भी है, ये अंतर सपा में भी है और बसपा में भी है। 2017 में कांग्रेस अपनी मजबूती की यात्रा निकाल रही थी, खाट यात्राएं हो रही थी। मानस जी, हम लोग देवरिया और बलिया छान रहे थे, रातों रात अचानक गठबंधन हो गया, और जो राजीव संदेश यात्राएं घूम रही थी अचानक ठप हो गई, चीजें एकदम से बदल गई। तो कांग्रेस को शायद 7 सीट मिली थी विधानसभा में। ठीक है, इसे 2019 में प्रवक्तागण कुछ कह रहे थे, डिबेट कुछ और हो रही थी, अचानक बुआ और बबुआ में गठबंधन हो गया, और उस गठबंधन का हासिल 15 सीटें रही, जिसमें से 10 सीटें मायावती के खाते में आई और 5 सीटें सपा के खाते में आई। तो जो लीडरशिप है वो अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही पदाधिकारियों की बातों को सुन नहीं रहा है, और यही न सुनना उन पार्टियों को बहुत भारी पड़ता है।
चाहे वो मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं, और जो निकट का इतिहास है यही बता रहा है। 2012 का चुनाव समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं की सुनी, पदाधिकारियों की सुनी, पहले से सुन रहे थे और वो चुनाव जीते। मायावती जब सुन रही थी 2007 में, वो चुनाव जीत गई। लेकिन जो पार्टी बिल्कुल सुनना नहीं चाहती है, पार्टी का लीडरशिप, और वो एक कोठरी बना के अपनी रणनीति बनाता है कि हम एक तरीके का जो छात्र राजनीति के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उस तरह के एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए, एक अनोखी सी बात ले आई जाए मार्केट में, वो मीडिया में तो चर्चा में आ जाए, देखने में अच्छी लगे, लेकिन उसमें खुशबू नहीं हो, तो उससे वोट नहीं मिलता है। वोट मिलने के लिए आपको ये बदला हुआ दौर है। देखिए, अभी जैसे जो पिछड़ों वाली बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में 2002 में हुकुम सिंह कमेटी आ गई थी, पिछड़ों में पिछड़े की बात, और पिछड़ों में पिछड़े की बात से ही 2014 से बीजेपी मजबूत है। यानी कि पिछड़ों में जो विभाजन हो गया, जातियों में बट गया, वो तो अपने आप जातियों में बटा, कोई बीजेपी ने कोई उसमें केमिकल डाल के नहीं बांटा है। ऐसे ही दलित समुदाय जो 21% को हम लोग हमेशा मानते थे कि भाई ये तो चंक है, 13% वोट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें भी जातीय महत्वाकांक्षाएं हैं सबकी, और जातीय महत्वाकांक्षा ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण है, जिसको समझना बड़ा टेढ़ी खीर है। इसे लीडरशिप समझ नहीं रहा है और 10 साल पुरानी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नदियों में पानी बहुत आगे बह चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के लिए बहुत ही कठिन रास्ता है। अभी उनको बहुत काम करना है, समय उनके पास बिल्कुल नहीं है। 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और इतने दिन कांग्रेस के पास नहीं है। वो हर विधानसभा में मजबूती ले लें ताकि लोकसभा क्षेत्र उनके मजबूत हो जाए, क्योंकि 5 विधानसभा क्षेत्रों का एक लोकसभा क्षेत्र होता है। अमेठी और रायबरेली जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिना सपा के वहां भी अगर सपा कह दे हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, तो मुझे याद है 98 में अमेठी में सपा ने प्रत्याशी उतार दिया था और भाजपा वहां जीत गई थी। तो बहुत ही टेढ़ा मामला है, और शायद रायबरेली में भी जीत गई थी, वहां भी कांग्रेस हार गई थी उस समय। तो बहुत टेढ़ा मामला है। इसको इतनी आसानी से हल कर लेना और कुछ जुमले फेंक देने से बात बनने वाली नहीं है, जब तक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। अच्छा, कांग्रेस के साथ एक और दुश्वारी हुई कि जो कांग्रेस थी एक्चुअल में, वो कांग्रेस बिल्कुल डिफंक्ट कर दी गई। उसमें से लोगों को लॉट के लॉट निकाल दिया गया, या फिर उनको घर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो जो 6% से लेकर 14% का वोट इनको विधानसभा में मिलता था, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि पुराना जो परंपरागत कांग्रेसी परिवार था वो पार्टी से तोड़ दिया गया, जबरन तोड़ा गया, उसको हटाया गया। अब नए तरीके के कांग्रेसी आए हैं, जो हम लोग जिसको समझते हैं कि ये ए.के. एंटनी कमेटी की जो इनकी रिपोर्ट है उसी के आधार पे मैं कहूं तो वो सेंटर टू लेफ्ट है, और धीरे धीरे एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अब तो लगता ही नहीं, अगर अजय राय को हटा दें, अजय राय के बयानों को हटा दें, तो उनके आने के पहले तक तो ये लगता था कि कम्युनिस्ट पार्टी है कि कांग्रेस पार्टी। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं, जब आप वैचारिक अंतर करते हैं अपनी पार्टी में, पूरे तरीके से बदलाव लाते हैं, तो जो आपका सपोर्ट बेस होता है वो कंफ्यूजन में आ जाता है कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं, हम जिस पार्टी से जुड़े थे वही है या दूसरी कोई पार्टी हो गई। तो ये एक इशू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि गठबंधन की, जहां लोकसभा चुनाव की बात है, देखिए इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हुई, बैठकों के बाद विधानसभा चुनाव हो गए, और जो बैठक के मूल किरदार थे नीतीश कुमार जी, वो तटस्थ हो गए, उनकी जगह लीड कांग्रेस कर रही है। ये बात सही है, अभी राज्यों के चुनाव जीतने के बाद इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और उस कॉन्फिडेंस बढ़ने से मुझे लगता है कि गंगा जमुना के मैदान में इस उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, इसमें समाजवादी पार्टी को वो और दबाने की कोशिश करेंगे। और जब वो समाजवादी पार्टी को दबाएंगे, तो समाजवादी पार्टी चूंकि रीजनल पार्टी है, और अखिलेश यादव के पास उत्तर प्रदेश ही उनके पास विरासत में भी है और सियासत में भी है। मायावती के पास विरासत में भी उत्तर प्रदेश है और सियासत में भी उत्तर प्रदेश है। इनके पास और कोई मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं है जहां ये सरकार इनकी बने। और उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोकसभा सीट जीत लेने से प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां भी अब नहीं है। क्योंकि अगर सीटों का देखा जाए, बहुत चमत्कार अगर कोई होता है तो सबसे बड़ी पार्टी दो ही हो सकती हैं अगर हम पार्लियामेंट आती है,
बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है तो हंग पार्लियामेंट आएगी तो ज्यादा नंबर किसके आएंगे? सब भाजपा के आएंगे कि कांग्रेस के आएंगे? और जिसके ज्यादा नंबर आएंगे मौका उसे सरकार बनाने का पहले मिलता है तो गोलबंदी उसी के पीछे हो जाती है और भी बहुत सी चीजें उसमें फिर काम करने लगती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि दरअसल प्रतिद्वंदी पार्टियां एक साथ आएंगी तो टकराव उसमें बहुत ज्यादा होगा, उसका उनको फायदा नहीं मिलेगा। प्रतिद्वंदी पार्टियों को अलग अलग ही चुनाव लड़ना चाहिए अगर उन्हें अपना भविष्य चाहिए, और अगर वर्तमान के लिए ही लड़ रहे हैं तो वर्तमान में क्या हासिल होगा ये जब साथ आएंगे लड़ेंगे तो दिखाई देगा। लेकिन उसमें भी टकराव दिखाई दे रहा है और बहुत गहरा टकराव दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आरएलडी को कांग्रेस ने अपने करीब किया है राजस्थान में एक सीट देकर, उससे निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी बहुत खुश नहीं होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही उनकी 9 विधानसभा और 1 राज्यसभा वो समाजवादी पार्टी का दिया हुआ है। अगर समाजवादी पार्टी न होती तो अपने बलबूते तो 33% वोट आए हैं उन जहां पे वो चुनाव लड़े थे, यानी कि सपा से करीब 4-5% वोट कम आए उनके। तो जब सपा से आपके वोट कम आए तो अच्छी सीटों में और आपकी 2 पार्टियों के मिलने का फायदा क्या हुआ? देखिए 2+2 4 पॉइंट समथिंग होना चाहिए राजनीति में, लेकिन अगर 2+2 हो रहा है और 3 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो जिस पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं उसका वोट लेके डूब जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को ये बात समझ में आ गई है। तो पार्टी के प्रवक्तागण कुछ भी कहें, असल में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और सपा के बीच में लंबी दूरी है और इसके बावजूद अगर एक साथ खड़े होते हैं तो 2019 होगा। चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी आपके पास आते हैं। कृष्ण मोहन जी, कांग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हर सियासी दल का हक भी होता है ये, लेकिन जो स्ट्रेटजी है गांधी फैमिली को लेकर के, इस बार ये भी कहा जा रहा है कि अमेठी में भी बहुत मजबूती से, क्योंकि वहां पर आपके स्मृति ईरानी जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी घेराबंदी के लिए सोनिया गांधी की सीट को अभी भी सेफ माना जाता है, रायबरेली की सीट को, लेकिन प्रियंका गांधी की भूमिका भी तय की जा रही है इस बार। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप घेराबंदी करते हैं दूसरे वीवीआईपीस की, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो या कांग्रेस के, इस बार प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार करके वो कॉन्स्टिट्यूंसी जिनको आप वीवीआईपी मानते हैं वहां पर मजबूत चुनौती पेश करेगी। यानी एक तरीके से गेम प्लान ये हो रहा है कि उन बड़ी सीटों पर आपको भी उलझा के रखा जाए, जैसे आप उलझा देते हैं अमेठी में, रायबरेली में या मैनपुरी में या कन्नौज में, आजमगढ़ में उलझाने की कोशिश करते। इस बार विपक्ष आप पर, खासतौर से कांग्रेस, ये फार्मूला आप पे अपनाने जा रही है। मानस भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी उलझाने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 5 वर्षों में कार्य की रहती है उसी कार्य के आधार पर जनता के बीच में जाती है। लेकिन सिर्फ वोट ले लेना, जाकर वोट मांग लेना, वोट पा जाना ही राजनीति का एक पहलू नहीं है। वोट मांगते समय आपके पिछले किए गए कार्य 5 वर्षों में कितनी संवेदनापूर्ण तरीके से लोगों से जुड़े, ये विशेष महत्व रखता है। भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यशैली को देखेंगे तो हर महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम है और कार्यक्रम सीधा जनता के दरबार में जाके और अपनी बातें रखनी है, जनता से संपर्क। तो जो हर महीने में जाके जनता के बीच में उनका कार्यकर्ता रोज जनता के बीच में रख के अपनी बातें रखता है, सरकार की बातें रखता है, अपनी विचारधारा की बात रखता है, और 5 बरस बाद आप लौटते हैं 6 महीना पहले और कहते हैं कि हम तो सजनी हमहू राजकुमार पूर्वांचल का रहने वाला हूं, तो पूर्वांचल में एक कहावत है, सजनी हमहू राजकुमार, मैं भी राजकुमार हूं। तो 5 वर्ष की तुलना 6 महीना से करते हैं, निश्चित तौर पर वो घेराबंदी वो जनता तय कर देगी। अब इसके पूर्व भी जनता करती रही है, 14 में भी की, 14 में तो इनके कार्यकलाप से की है जो इन्होंने देश के साथ किया। उसके बाद 19 को आपने देखा है, 22 को देखा है, 17 को देखा है। तो जनता के बीच में जो रहता है निश्चित तौर पर उसकी स्वीकार्यता ज्यादा रहती है। घेराबंदी करने का अपना ढेर सारे अवयव इकट्ठा कर सकते हैं, परंतु जिसकी घेराबंदी जनता ने कर दी है उसका तो भगवान से राम मालिक है और उसका परिणाम भी आपको दिखा है। भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए कार्यों से जनता के बीच जाकर अपने सार्वजनिक उनके दुख सुख में सहभागी बने, इस परिकल्पना को पूर्ण करके 5 वर्षों में जो हमने काम किया उसी के साथ आगे बढ़ेंगे और कहीं कोई घेराबंदी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पुनः इस बार पूर्ण बहुमत से सशक्त सरकार देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं। तारिक भाई, कांग्रेस की अपेक्षाएं समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा हैं। 30 सीटों की सूची भी
तैयार है कांग्रेस की तरफ से, जो जिसकी डिमांड थी कि उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और आपकी तरफ से जो खबर है 65 सीटें लड़ेगी समाजवादी पार्टी, 15 आप सहयोगी को देंगे, जिसमें भी 10 आप आरएलडी को देने की बात करते हैं। तो ये झगड़ा तो आप लोगों के बीच होना, और ऐसे अगर कांग्रेस अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या खुद अपनी जमीन तैयार करके, क्योंकि हमको नहीं भूलना चाहिए 2009 का लोकसभा चुनाव एक गजब करिश्मा किया था उस समय। उस दौर में किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 21 सीटें भी जीत के आ सकती है लोकसभा की। तो तारिक भाई, दबाव तो आप शुरुआत आपने की कि हम इस वक्त हम देने की भूमिका में, हम मांगने की भूमिका में नहीं, हम देंगे तो कांग्रेस को मिलेगा, हम जो दे देंगे उसको संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए 9 में कांग्रेस की जीत की बहुत बड़ी वजह लोन माफी थी, और खैर वो पुरानी बात हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि हम सीधे सीधे अपनी जो तैयारी है वो कर रहे हैं। हमने कमेटियां बनाई थी, जावेद अली खान साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, जो हमारी तरफ से तमाम बातें कर रहे हैं, उन्होंने ये सारी बातें रखी हैं। अब देखिए बिहार में क्या हुआ था, कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटों पे लड़ गई थी, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया था। इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम कहीं पे रिजिड नहीं है। अखिलेश साहब ने 110 सीटें इनको दे दी थी विधानसभा में, दी थी नहीं दी थी? जब आप साथ में लड़े हमारे, तो हमने 110 सीटें आपको दे दी। तो हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश साहब हमेशा बड़ा दिल कर कर, और तभी उन्होंने कहा था कि हम सीटें मांग ही नहीं रहे, हम तो दे रहे, आप मांग लो, लिस्ट जो दे दोगे हमको, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तब कहा जा रहा था जब चीजें सामान्य थी। मध्य प्रदेश में जो हुआ उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा सामान्य नहीं है, लेकिन अभी भी मैं उम्मीद ये रखता हूं कि जब टेबल पे बड़े नेता बैठेंगे और शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का इन्वॉल्व होगा तो चीजें हल होंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी सभी सीटों पे कर रहा है, क्योंकि संगठन हमारा है। अगर गठबंधन होगा तो हम ट्रांसफर करेंगे उनको कि भाई उनकी मदद करो, यही काम कांग्रेस भी करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एक शब्दों का वार स्टार्ट हुआ ना उत्तर प्रदेश में, आप हमारी बात समझिए, ये दो कांग्रेस है। सेंट्रल अलग कहता है, स्टेट की कांग्रेस अपनी विधानसभा वाली चुनाव की तैयारी अभी से करना चाहती है। बड़ी अजीब बात है। अरे भाई कल लोकसभा का चुनाव होना है, लोग विधानसभा न जाने कब होना है, उसकी बात करेंगे, पहले लोकसभा लड़ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। मिल के हम लोगों ने बिहार में कस्में खाई थी कि इनको पटकनी देंगे, भारतीय जनता पार्टी को यूपी से खत्म करेंगे, ये गले का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश, यहाँ के बगैर आप दिल्ली यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, और ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश है। अब हम लोग इस बात के साथ गठबंधन में गए थे, मगर फिर भी जो हुआ, ये सब राजनीति में होता रहता है। मेन बात यह है कि जनता का मैंडेट इस तरफ है, जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए, समाजवादी पार्टी उसके साथ है। अगर समाजवादी पार्टी को लगातार ये महसूस होता है रहा है कि हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बात को मैं सार्वजनिक रूप से कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करता हूं। जो ले वो राजनीतिक परिस्थितियों से भरपूर जानकारी नहीं है उसको, वो लखनऊ में बैठता है, दिल्ली में बैठता है। मैं बहुत छोटी जगह से आता हूं, मुझे ग्राउंड पे हकीकत पता है। बहुत मजबूत लड़ाई है, और जब तक आप मजबूती से किसी एक, अभी तक अफसोस की बात यह भी है कि हम लोगों का जो मैनिफेस्टो है, एक तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो चला जाना चाहिए जनता के बीच में। हो रहा है मध्य प्रदेश में चुनाव, वहां से क्या मतलब, यहां तो नहीं हो रहा है। 80 सीट जहां है वहां तो नहीं हो रहा है। अब हम लोग यहाँ बैठ के चिल्लाया करते हैं जातिगत जनगणना और महिलाओं को इतनी नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। वो चीज एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जनता के पास कनेक्ट हो जानी चाहिए। आज की डेट में नीतीश साहब ने भी सेम बात कह दी जो मैं कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन हद से ज्यादा मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान और इन स्टेटों में कहीं एंटी इनकम्बेंसी है और नतीजे जो आना होगा आएंगे, मगर इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमने जो लोकसभा की स्ट्रेटजी है उस पर वर्क कर कर वो चीजें गांव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, लखनऊ में थोड़ा ना बसता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है। वहां तक अगर हमने अच्छी चीजों को कनेक्ट किया, लोगों को हम समझा ले गए, संगठन हमारा और कांग्रेस का, तो हम बीजेपी से लड़ने में कामयाब हो गए। भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए। भविष्यवाणी राजनीति में नहीं हो सकती कि हम इतना 500 सीट जीत लेंगे। इतनी मजबूती से लड़ना, जनता से कनेक्ट करना, मुद्दों को जनता तक लेके जाना, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजनीतिक पार्टी।
बाकी जनता अदालत है, जज है सबसे बड़ी, वो फैसला लेगी। अनु प्रसाद जी, आप जी मानस आकलन करना चाहिए। अगर आपके पास महज 2 विधायक, आप सिर्फ एक लोकसभा सीट आप जीत के आए हैं, और उसके बाद भी अगर आप अपने सहयोगी दलों को इस तरीके से इग्नोर करेंगे, उनको बाईपास करेंगे, उनको सुपरसीड करने की कोशिश करेंगे, तो क्या लगता है कि आपको अकेले इतना लंबा सफर, यानी एक लोकसभा सीट से 80 लोकसभा सीट चुनाव लड़ना ही अपने आप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, इतने सारे कैंडिडेट्स को देना ही आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जीतने की तो बात दूर की है, तो सहयोगी दलों को इग्नोर करके या उनको डिमोरलाइज या डोमिनेट करने की जरूरत क्या है आपको? मानस जी, देखिए सबसे पहली बात, एक मैं बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी को नजरअंदाज किया है, ना ही किसी को कभी कोई ऐसा कोई बात कही है जिसकी वजह से किसी को भी ये लगे कि उनको या उनकी ताकत को छीना जा रहा है। रही बात, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कहीं ना कहीं लोग ज्वाइनिंग की बार बार बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी की तरफ से लोगों को ज्वाइन करवाया, तो देखिए ये सबका अपना स्वतंत्र विचार है, सबका अपना स्वतंत्र मत है कि अगर लोग आज की तारीख में कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पे चुन के उनसे जुड़ रहे हैं, तो ये उनका अपना है, और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा सबका स्वागत करती है, तो जो भी उनसे जुड़ना चाहता है वो उसका स्वागत कर रही है। तो ये कहीं से भी किसी के साथ ना तो किसी अपने गठबंधनीय पार्टी के साथ कोई इस तरीके की बात है। हम लोग का बस एक ही काम है कि हम जो भी हमारे पास आने की कोशिश कर रहा है या जो हमसे जुड़ना चाह रहा है, हम उसका बस बाहें खोल के हम उसका स्वागत कर रहे हैं और उसे अपनी रणनीतियों के बारे में बता भी रहे हैं। और ये मैंने स्पष्ट कहा है, देखिए मानस जी, कि जो गठबंधन हुआ है वो वरिष्ठ नेता गणों के बीच में बात करके ही हुआ है, वो किसी से ना कोई बात छुपी है, ना कोई समझ रहा है कि सभी ये जान रहे हैं किस तरीके से अगर इस गठबंधन की पहल हुई है तो इस गठबंधन को कैसे आगे लेके जाना है और गठबंधन पे कैसे काम करना है, ये बखूबी सभी वरिष्ठ नेतागण बहुत अच्छे से जान रहे हैं। हम चाहे प्रदेश पे बैठ के या लाइव पे बैठ के प्रवक्ता अगर कोई बात कह भी रहे हैं, तो मैं बात बहुत स्पष्ट कर दूं, ना कांग्रेस पार्टी सिर्फ अनु प्रसाद है, ना ही समाजवादी पार्टी तारिक खान जी है, तो हम सभी लोग उसका एक अंग है, और हम सभी लोग को अपनी अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी समझनी चाहिए कि हम अगर अपनी बात कुछ कह रहे हैं या रख रहे हैं, तो हम एक पार्टी को लेके या उसकी रणनीति या उसके विचारों को लेके बैठे हैं। तो ये निवेदन हम लगातार सभी गठबंधनीय पार्टी के लोगों से कर रहे हैं कि आप सभी लोग को बहुत संयम के साथ काम करना चाहिए और संयमता दिखाते हुए अपने आप को और अपनी पार्टियों को प्रेजेंट आपको करना चाहिए। ठीक है अनु प्रसाद जी, चूंकि समय का अभाव है, समय खत्म हो चुका है, लेकिन चलते चलते एक लास्ट कमेंट हम विजय उपाध्याय जी से लेना चाहेंगे। विजय उपाध्याय जी, जो भूमिका हमने देखी उत्तर प्रदेश के बीते विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की, आपको क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी किसी अहम भूमिका में आपको नजर आएंगी, चुनाव लड़ते हुए, संगठन की कमान संभालते हुए, या किस तरीके की भूमिका उनकी हो सकती है? क्या लगता है आपको, एक पॉलिटिकल विश्लेषक के तौर पर, आप जर्नलिस्ट के तौर पर आपसे जानना चाहते हैं, पत्रकार के तौर पर? देखिए, प्रियंका जी की भूमिका तो उन्हीं को तय करना है। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगी तो उनके पास सीट है, मुरादाबाद भी सीट है, अमेठी भी है, रायबरेली भी है। तो इस बात की भी चर्चा है कि मुरादाबाद से वो लड़ेंगी। इस बात की भी चर्चा है कि खड़गे साहब नगीना लड़ सकते हैं, बीच में अमेठी से भी लड़ने की चर्चा थी। तो कांग्रेस कुछ अपने बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश से उतारना चाहती है। देखिए, कांग्रेस के साथ एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट कांग्रेस को लग रहा है कि उनके फेवर में है, वो है माइनॉरिटी का सपोर्ट। इस समय माइनॉरिटी के कई बड़े नेता कांग्रेस के टच में हैं, वो समाजवादी पार्टी के भी हैं उसमें और बसपा के भी हैं। तो कांग्रेस एक उत्साह के माहौल में कांग्रेस इसीलिए है कि अगर माइनॉरिटी सपोर्ट मिलता है तो एक बेस मिल जाएगा, उसके बाद बाकी सपोर्ट आ जाएगा वापस, जो परंपरागत कांग्रेस का सपोर्ट होता था। लेकिन वो परंपरागत कांग्रेस का जो सपोर्ट था वो 89 के बाद से वापस आया नहीं है। बहुत पानी बह गया है। आप देखिए, करीब 35 साल हो गए हैं, तो 4 पीढ़ियां नई आ गई हैं मैदान में, तो बहुत चीजें बदल चुकी हैं। कांग्रेस एक अच्छी रणनीति की कोशिश कर रही है। हालांकि रणनीति उनकी विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छी थी, महिलाओं को उन्होंने टारगेट किया था। लेकिन होता यही है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो एग्जामिनेशन के समय में पढ़ाई करती है। तो जब एग्जाम
करीब होते हैं तो जाहिर है आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो दिक्कत यही है कि 6 महीने अभी, अब तो 5 महीने बचे हैं, तो 5 महीने से कम समय में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से आप पॉलिटिक्स करेंगे। और जहां तक बात यह है जो प्रवक्ता कांग्रेस की कह रही हैं कि कोई भी स्वतंत्र है हमारी पार्टी में आने के लिए, ट्रेडिशनली जिनसे तालमेल किया जाता है उनकी पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराया जाता। ये एक ट्रेडिशनल उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा है, देश की सियासत में भी है, और इसका एक नैतिक मर्यादा है जिसका पालन दोनों पार्टियां करती रही हैं। ये टूट गया है उत्तर प्रदेश में, और चूंकि ये टूट गया है तो मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों के बीच में खाई बहुत गहरी हो चुकी है। चलिए विजय उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया आपका, आज आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। डॉक्टर अनु प्रसाद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तारिक हसन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। और कृष्ण मोहन पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे थे। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बढ़ते कॉन्फिडेंस की, लेकिन एक आशंका ये कि ये कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 1 लोकसभा सीट से 80 लोकसभा सीट का सफर तय करना है। और आज जो रणनीतिकार वो मानते कि बगैर किसी के सहयोग के ये सफर इतना आसान नहीं। आज इस चर्चा को ही समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।